हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना। और पिछली क्लास में हमने समझा था कि किस प्रकार से कैथोड किरणों की खोज हुई, यानी कि हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन कण था उसकी किस प्रकार से खोज हुई थी, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। और वहां हमने बात करी थी जे थॉमसन की। आज वहीं से हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम एनसीईआरटी की बुक का अपना अगला टॉपिक करेंगे जो कि हमारा है 2.1.4 और जो कि है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। तो अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो हमने समझ ली कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, अब इस बारे में चर्चा करेंगे। जहां तक प्रोटॉन की बात है, प्रोटॉन की जो खोज की शुरुआत हो गई थी वो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज से लगभग 10 साल पहले ही वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हमने आपको बताया था कि लगभग 1897 में जे थॉमसन ने अपने प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी कैथोड किरणों के द्वारा। लेकिन 1897 से लगभग 11 साल पहले, यानी कि हम कह सकते हैं 1886 के लगभग, एक साइंटिस्ट हुए थे गोल्डस्टीन। तो हमने क्या कहा, 1886 में एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, एक साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन। इन्होंने वैसे ही एक ट्यूब लेकर के, जिसे हमने विसर्जन नलिका कहा था, और ये जो हमारी विसर्जन नलिका होती है इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं कैथोड किरण ट्यूब। ध्यान रखिएगा, विसर्जन नलिका को हम क्या कहते हैं, विसर्जन नलिका को कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाता है, कैथोड किरण और ट्यूब भी कह सकते हैं। कैथोड किरण हिंदी में क्या नाम होगा, ट्यूब ही लिख लेते हैं, कैथोड किरण ट्यूब या नलिका कह देते हैं। हिंदी में इसका शुद्ध नाम हो गया नलिका, जैसे कि यहाँ विसर्जन नलिका यानी कि कैथोड किरण नलिका, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। क्या कहेंगे इसे, कैथोड रे ट्यूब, और शॉर्ट फॉर्म में इसे सीआरटी भी कहते हैं। कुछ ध्यान आ रहा है आपको सीआरटी से? आप जानते हो, आप कंप्यूटर में वर्क करते हो और कंप्यूटर के जो पुराने वाले जो मॉनिटर होते थे, जो बॉक्स नुमा होते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, सीआरटी मॉनिटर कहते थे। उनकी फुल फॉर्म होती थी कैथोड रे ट्यूब। तो समझिए कि वो टेक्नोलॉजी तब से लेके अभी तक उसी प्रकार से चल रही है। और ये जो सीआरटी केवल कंप्यूटर की केवल स्क्रीन ही नहीं होती थी, आपके जो पुराने जितने भी टेलीविजन्स थे वो सारे के सारे हमारे इसी टेक्नोलॉजी पर क्या थे, आधारित थे। और जो वर्तमान में हम एलसीडी या एलईडी की बात कर रहे हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी का क्या है, हम एडवांस रूप उसको कह सकते हैं। तो गोल्डस्टीन ने 1896 में एक विसर्जन नलिका या कैथोड नलिका की सहायता से, कैथोड किरण नलिका की सहायता से क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने इस प्रकार से एक ट्यूब ली, जैसे कि जे थॉमसन ने ली थी, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी ली थी। और इससे यहां से हम कह सकते हैं कि एक पंप के द्वारा, जिसे हम कहते थे निर्वात पंप, इस ट्यूब के भीतर का जो हम कह सकते हैं जो दाब था उसे कम कर दिया। ये पूर्ण रूप से निर्वात नहीं था इस ट्यूब के अंदर, बस क्या करा था, गैसों को काफी मात्रा में बाहर निकाल दिया गया था, जिससे कांच की इस ट्यूब के भीतर का जो हम कह सकते हैं दाब था वो काफी कम हो गया था। और पिछली बार हमने उसको बताया था कि जे थॉमसन ने वह दाब 10⁻³ मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर रखा था। तो हमने कहा गोल्डस्टीन ने भी यही करा 11 साल पहले। उसने इधर की ओर फिर से क्या रख दी, एक कैथोड, हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इधर की ओर क्या लगा दिया, एक एनोड लगा दिया। आप समझ सकते हैं, एनोड है तो ये धन से जुड़ेगा और कैथोड है तो ये बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ जाएगा। तो ये ऋण से जुड़ गया, धन से जुड़ गया। तो ये वाला हमारा क्या था, यह हमारा था कैथोड, और यह वाला हमारा कौन सा था, इलेक्ट्रोड, जिसे हम कहते हैं एनोड। तो इतनी बातें तो हमने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में भी की थी। लेकिन जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कैथोड से किरणें जाती थी और एनोड की तरफ पहुंचती थी। लेकिन गोल्डस्टीन ने यह देखा कि जब इसको इन दोनों प्लेटों के बीच में, ये प्लेटें क्या है, एनोड तथा कैथोड, धातु की प्लेटें हैं, जब इनको उच्च वोल्टेज वाली बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो उसने देखा कि यहां पर इस कैथोड के पीछे की ओर कुछ, उनको हम कह सकते हैं कि कुछ किरणें प्राप्त, कुछ रेज प्राप्त हुई।
और यह सही सही उन्हें पता कब लगा, जब उन्होंने इस कैथोड को, ये जो हमारे पास कैथोड की प्लेट थी, इसके बीच में क्या कर दिए, कुछ छिद्र कर दिए। जब उसने छिद्रनुमा कैथोड लिया तो पीछे की ओर जब एक फ्लोरोसेंट प्लेट रखी, ये हमारी कौन सी प्लेट होगी, हम कह सकते हैं इसे स्फुरदीप्ति प्लेट। ये हमारी कौन सी प्लेट है, यहां पर लिख लेते हैं स्फुरदीप्त, आप कह सकते हैं प्लेट। स्फुरदीप्त तो समझते हो आप कि यानी कि जिस पर जब कोई किरण टकराएगी तो क्या उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी। तो ये स्फुरदीप्त प्लेट कहां रखी हुई थी, कैथोड के पीछे रखी हुई थी। और इस बार उन्होंने क्या करा था, कैथोड को जो लिया था उसके बीच में क्या करे हुए थे, छोटे छोटे छिद्र करे हुए थे। तो उन्होंने जब इस बैटरी को से कनेक्ट किया, इसको इलेक्ट्रोडों को, एनोड तथा कैथोड को, ये व्यवस्था जब बनाई तो उन्होंने देखा कि ये स्फुरदीप्ति प्लेट पर कुछ चमक उत्पन्न हो रही थी। इसका अर्थ उन्होंने यह लगाया कि यहां से कुछ ऐसी किरणें जा रही होंगी जो कि क्या हो रही होंगी, इस स्फुरदीप्ति प्लेट से टकरा रही होंगी। अब उन्होंने क्या करा कि इस यहां पर जो हमारी गैस थी, इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें भरी। एक बार उन्होंने नियॉन भर दी, एक बार उन्होंने हीलियम भर दी, एक बार उन्होंने नाइट्रोजन भर दिया। अब अलग अलग गैसों को भरने पर यहां पर जो भी हम कह सकते थे, जो कण उत्पन्न हो रहे थे, जो कण प्राप्त हो रहे थे, जो स्फुरदीप्त उत्पन्न हो रही थी, उसमें हम देख रहे थे बदलाव हो रहा था। अर्थात यहां जो कण प्राप्त हो रहे थे, यदि गैस परिवर्तित कर दी जाए तो यहां पहुंचने वाले कणों की प्रवृत्ति भी बदल जाती थी। तो उन्होंने ये बात समझ में आई कि यहां से कोई ना कोई ऐसी किरणें जा रही हैं जो कैथोड के छिद्रों से होकर के, कैथोड के उपस्थित छिद्रों से होकर के पीछे स्फुरदीप्त पर टकराती है। और इन किरणों को इन्होंने नाम दिया जो कि था हमारा धन किरणें। क्या नाम दिया था इन्हें, धन किरणें। या क्योंकि साइंटिस्ट कौन थे, गोल्डस्टीन, तो इसको गोल्डस्टीन किरण भी कहा जाता है, गोल्डस्टीन किरण, गोल्डस्टीन किरणें। और इनको एक और शब्द से निरूपित किया जाता है क्योंकि ये छिद्रों से जा रही थी। और हम जानते हैं जैसे नहरें होती हैं, नहरों को इंग्लिश में कहते हैं कैनाल, तो जो नहरें होती हैं वो भी इसी प्रकार से जाती है, छोटी छोटी नहरें। तो इसलिए इन किरणों को हम कैनाल किरणें भी कहते थे, कैनाल किरण यह कहा जाता था। और क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट इस बात को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाए कि आखिर कौन सी किरणें यहां पर पहुंच रही हैं। लेकिन उन्होंने यह समझ में उनको आ गया क्योंकि ये कैथोड की तरफ आ रही है तो ये धनावेशित किरणें होगी, इसलिए इनको धन किरणें कहा गया। गोल्डस्टीन ने खोज करी थी तो गोल्डस्टीन किरणें कहते हैं। और चूंकि ये छोटे छोटे कैथोड के छिद्रों से बीच से जा रही थी, जैसे नहरें छोटी छोटी नहरें जाती हैं, तो इसलिए इनको कैनाल किरणें नाम दे दिया गया। अब इसके बाद यहीं पर बात समाप्त हो गई इस एक्सपेरिमेंट की। गोल्डस्टीन ने यहीं पर इसके इतिश्री कर दी, आप ये कह सकते हैं। उसने इतना काम किया और कहा भाई मेरा काम तो हो गया। अब जब आगे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद इस एक्सपेरिमेंट में दोबारा से वर्क होने लग गए। और यहां पर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से खोल करके इसकी अच्छे से जो व्याख्या करी थी वो करी थी रदरफोर्ड ने। तो फिर से किसने करी, रदरफोर्ड ने करी। रदरफोर्ड ने फिर से ये एक्सपेरिमेंट दोहराया और इसके बीच में विभिन्न प्रकार की गैसें रखी। अब विभिन्न प्रकार की जब गैसें करके यहां पर जब स्फुरदीप्ति तो हमें प्राप्त ही हो रही थी, लेकिन जो कण यहां पर पहुंच रहे थे जब उनके गुण धर्मों की पहचान करी तो कुछ गुण धर्म तो बिल्कुल वही थे जिसको हम कहते हैं कैथोड किरण के समान थे। यानी कि इसको हम यदि इसके बीच में यदि कोई कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट रख दें, कोई वस्तु रख दें, तो ये क्या करती है, उसकी छाया बनाती थी। पहली बात, ये किरणें क्या होती थी, कैथोड किरणों के वेग से थोड़ा कम वेग से चलती थी इधर की ओर। इनका जो वेग था वो कैथोड किरणों यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेग से क्या था, थोड़ा कम वेग से चलती थी। ये किरणें धन किरणें इस दिशा में, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती थी, जबकि ये जो हमारी धन किरणें थी ये एनोड से कैथोड की तरफ चलती थी। इस प्रकार से चलती थी। तो ये भी बात हमारे को समझ में आ गई। पर हमने क्या कहा कि जैसे जैसे बीच में ये जो हमारा कांच की ट्यूब थी, जो हमारी कैथोड रे ट्यूब थी, इसके बीच में जो हम गैस भरते थे, जिसका निम्न दाब पर जो गैस भरते थे, उस गैस को जैसे ही चेंज किया जाता था यहां पर पहुंचने वाले कण की प्रवृत्ति बदल जाती थी। हम कह सकते हैं उसका द्रव्यमान बदल जाता था, या आप कह सकते हो कि इससे पहले जो खोज की गई थी E/m का जो अनुपात था, यह क्या हो जाता था, बदल जाता था इस एक्सपेरिमेंट में। तो अब क्या हुआ,
यानी कि रदरफोर्ड ने इस बात की स्टडी करी है। लास्ट में इन्होंने क्या करा, रदरफोर्ड ने यहां पर एक गैस डाली जो कि डाली हाइड्रोजन। कौन सी गैस डाली? हाइड्रोजन। अब आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस की क्या खास बात होती है। हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी क्या होता है? 1। यानी कि इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन में एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, अभी हम इस बात की स्टडी करेंगे। और जो प्रोटॉन होता है वो कहां होता है? नाभिक पे होता है। तो जब ये हाइड्रोजन को यहां डाला गया तो उन्होंने देखा जो हाइड्रोजन का जो वेग था वो सबसे ज्यादा था। इस हाइड्रोजन कण का जो वेग, यहां पर जो धन कण हमें प्राप्त हुआ, उस समय उस कण का वेग सबसे ज्यादा था जब बीच में भरी हुई गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन थी। तो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप देख रहे हो E/m, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? हम जानते हैं लगभग वो, अब तो एडवांस थ्योरी में हमें पता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और हाइड्रोजन में जो आवेश की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है। तो इधर की ओर से जब ये उच्च वोल्टेज लगाई जाती है तो देखिए यहां पर कैसे धन कण पहुंचते हैं, ये बात भी स्पष्ट हो गई थी। कैसे? हमने कहा यहां पर हमने क्या करी, कोई गैस भरी, यहां से जो ये किरणें गई तेजी से, इन किरणों ने जो गैस के जो परमाणु थे उनसे टक्कर मारी। जब टक्कर मारी तो उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अलग निकल गया। इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इलेक्ट्रॉन तो कहां चले गया? ऋणावेशित था, वो तो चले गया एनोड की तरफ, कैथोड किरणों के रूप में। और जो धन आवेश रह गया था, यानी कि धन आयन रह गए थे, वह कहां चले गए? कैथोड प्लेट की तरफ चले गए। और वही क्या कर रहे थे? यहां पर स्फुरदीप्त उत्पन्न कर रहे थे। तो मुझे लगता है इस लास्ट लाइन से आपको सब बातें स्पष्ट हो गई होगी कि क्या एक्सपेरिमेंट था कि जब इसके बीच में कोई गैस भरी जाती थी और उच्च वोल्टेज लगाई जाती थी कैथोड एनोड के बीच में, तो क्या होता था कि यहां से जब कैथोड किरणें चलती थी तो वह आयनों से टकराती थी, टक्कर मारती थी, परमाणु से टक्कर मारती थी। तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ने जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन में टक्कर मारा तो परमाणु से वो इलेक्ट्रॉन छिटक जाता था। अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन तो किधर जाएगा? एनोड की तरफ। जो वो परमाणु बच गया वो क्या हो गया? धनायनित रह गया। और धनायन किधर की तरफ जाएगा? कैथोड प्लेट की तरफ जाएगा, ऋणावेशित। तो कैथोड धन किरणें इधर चलेगी और कैथोड किरणें इधर की ओर चलेगी। काफी आसान एक्सप्लेनेशन था। पर हाइड्रोजन के केस में देखिए क्या होता है। हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब टक्कर लगा करके आप इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे किसी तरीके से, तो यहां पर केवल क्या बच जाएगा? H+ बच जाएगा। H+ का अर्थ यह हुआ, आप जानते हैं हाइड्रोजन के नाभिक में केवल क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यह इस दिशा में तेजी से गया और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। और इसी से क्या कहते हैं हम? प्रोटॉन की खोज हुई। तो मुझे लगता है अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी कि किस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई। क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उसको हम H+ से भी निरूपित करते हैं। हाइड्रोजन से यदि उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन तो होता नहीं है बच्चों, केवल क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके नाभिक में केवल प्रोटॉन बच गया और उसके बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन निकल दिया तो अब कक्षाएं भी नहीं रही एक प्रकार से। तो वह क्या हो गया? एक प्रकार से प्रोटॉन कण की तरह ही है, उसका द्रव्यमान भी प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रोटॉन कणों की खोज हुई। जितने सारे गुण हमने कैथोड किरणों में पढ़े थे वे सारे के सारे गुण इस प्रोटॉन के संबंध में भी हमें प्राप्त हुए, यानी कि इन धन किरणों के संबंध में भी हमें प्राप्त हुए। ठीक वैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश को जांच करने के लिए क्या करा था? ऊपर की ओर भी एक आवेश रख दिया, एक नीचे भी आवेश रख दिया। ऊपर हमने धन आवेश रख दिया था, नीचे ऋण आवेश रख दिया था। तो इलेक्ट्रॉन कहां गया था? धनावेश की तरफ। प्रोटॉन को जब करा तो प्रोटॉन किधर की ओर गया? ऋणावेश की तरफ। इससे पता चल गया इस पे कैसा आवेश है? धन आवेश है, पहली बात। दूसरी बात, बीच में ऑब्जेक्ट रख दे तो ये क्या करता था? छाया बनाता था। इससे हमें पता चल गया ये क्या चलते हैं? एक सीधी रेखा में चलते हैं। ये बात भी हमारे को स्पष्ट हो गई। तीसरा, इनके रास्तों पर यदि कोई हल्का सा पहिया रख दिया जाए तो वो पहिया क्या होता था? गति उत्पन्न कर देता था। इससे हमें पता चल गया ये कणों के रूप में चल रहा है। तो इन सब बातों से बिल्कुल वही सारी की सारी बातें हमारे सामने आई जो कि कैथोड किरणों के संदर्भ में हमने ज्ञात करी थी। तो यहां से हम कह सकते हैं इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज। अब प्रोटॉन की खोज तो हमने कर ली। अब प्रोटॉन की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने एक बात नोट करी कि हाइड्रोजन के ही परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन के परमाणु का हमने कहा 1H1 होता है। और 1H1 का क्या मतलब हुआ? 1H1 का अर्थ हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। और प्रोटॉन भी कितना है?
हमने कहा 1 है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता था वह द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में ज्यादा था। तो इससे वैज्ञानिकों ने एक वो निकाला, हम कह सकते हैं कि एक लॉजिकल तार्किक रूप से ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में, हाइड्रोजन में तो नहीं, जो इससे बड़े हमारे तत्व थे, उन परमाणुओं में एक तीसरा तत्व जरूर होना चाहिए। और वह तत्व क्या बाद में निकल के आया, वो आया था हमारा निकल के न्यूट्रॉन। तो पहले हम यदि चाहें तो प्रोटॉन का आवेश लिख सकते हैं। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति धनात्मक होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसके बराबर। इसी प्रकार से जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान वह बराबर हमारा होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई। तो अब हम बात कर रहे थे, हमने कहा साइंटिस्टों ने ये कहा कि कोई भी उन्होंने एक परमाणु लिया, अब उस परमाणु में हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है, हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान भी पता है, और हमें यह भी पता है कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तभी तो वो परमाणु पूरा का पूरा उदासीन होता है। लेकिन जब किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कणों के द्रव्यमानों की हम कहें योग करें, प्रोटॉनों के द्रव्यमान के कणों का योग करें और टोटल योग करें, तो देखिए परमाणु का द्रव्यमान तो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान का योग क्या हो गया, कम। तो वहां साइंटिस्टों के दिमाग में यह आया कि तीसरा कण यहां जरूर कोई उपस्थित होता होगा जो कि उदासीन होगा। देखिए यह बात भी उनको समझ में आ गई तार्किक रूप से, वो उदासीन होगा। यदि वो फिर धनावेशित या ऋणावेशित होता तो परमाणु फिर से क्या हो जाता, आवेशित हो जाता, जबकि वो पूर्ण रूप से सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। तो इस बात को समझ करके कुछ साइंटिस्टों ने इसमें वर्क करना शुरू किया, और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चैडविक। तो चैडविक ने यह देखा कि जब कुछ तत्वों के परमाणुओं पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो उससे एक नया कण उत्पन्न होता है, और इस कण को उसने नाम दिया था न्यूट्रॉन कण। अब ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन कण की खोज से पहले परमाणु क्रमांकों की खोज हो चुकी थी। और परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को उसका क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और हम जानते हैं प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसीलिए परमाणु पर प्रोटॉनों के आवेश का मान बराबर और विपरीत होता है इलेक्ट्रॉनों के आवेश के मान के, इसलिए परमाणु का कुल आवेश क्या हो जाता है, उदासीन। तो किस प्रकार से उसने, हम कह सकते हैं, अल्फा कणों की बौछार करके न्यूट्रॉन को खोजा, इसको देखते हैं। उसने एक परमाणु लिया बेरिलियम का, उसका परमाणु क्रमांक था 4, और वर्तमान में हम जानते हैं इसका परमाणु भार कितना होता है, 9। इस प्रकार उसने अल्फा कण की बौछार, और अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, हीलियम के परमाणु को अल्फा कण नहीं कहते। इसका अर्थ है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 2He4, लेकिन इसका अर्थ यह है, जब मैं इसके नीचे लिखता हूं अल्फा कण, तो इसका अर्थ है कि हीलियम का हमने एक परमाणु लिया तो उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, वर्तमान में हम जानते हैं। और बाहरी कक्षा में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे कक्षाओं में। उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यदि किसी विधि से बाहर निकाल दिया जाए तो अब केवल हीलियम का क्या रह जाएगा, नाभिक रह जाएगा। और उस अवस्था में हीलियम के नाभिक को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, अल्फा कण। तो मुझे लगता है आप समझ में आ गई होगी आपके बात कि अल्फा कण में और हीलियम के परमाणु में क्या अंतर है। बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं इस बात में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके इस पे डिपेंड होते हैं, तो वहां यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहां आप फिर गलती कर जाएंगे। तो जब अल्फा कण की बौछार की जाती है तो क्या बनता है इससे, हमने देखा इससे एक तो 6C12 इस प्रकार से बनता है, और साथ में हमारा एक कण बन जाता था जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कण कहते हैं। और यही कण जो हमारा है इसी को उसने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बात करी जाए, न्यूट्रॉन जिसको हम सामान्यतः n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप 0n1 से भी कह सकते हैं। इसका जो, इस पर जो हम कह सकते हैं, पहले आवेश की बात करें तो इस पर जो आवेश होता है वो होता है 0, यानी कि उदासीन कण है, ना तो ये धनावेशित है ना ये ऋणावेशित है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वह लगभग बराबर होता है, यानी कि 1.67 × 10⁻⁻27 kg,
ये होता है। और ये द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। तो यहां पर हमने परमाणु के जो अब परमाणु कण थे यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, उनकी हमने पूरी की पूरी यहां पर खोज कर लिए कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि परमाणु के मूल कण हैं, उनकी खोजें हुई। तो इन खोजों से कुछ कुछ जानकारी हमें मिल जाती है। बाकी हम आगे चर्चा करेंगे इस पर और अधिक जानकारियों को प्राप्त करेंगे। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम परमाणु के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि परमाणु 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसे हम कह सकते हैं कि डाल्टन ने कहा था वह अविभाज्य है, लेकिन हमने बाद में देखा वह विभाजित हो सकता है। और वो जिन छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर के बना है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जहां हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की जो खोज ऑथेंटिक मानी जाती है, आप देखिए तो वो गोल्डस्टीन को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से तो सारा काम उसी ने किया था, लेकिन उसने उस हाइड्रोजन डाल करके उसके कण को प्रोटॉन नाम नहीं दिया था। वह नाम किसने दिया? वो रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने उसके जो प्रयोग में जो हम कह सकते हैं उसकी ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करी और उसको क्या करा, उसके गुणों को हमारे सामने व्यक्त किया। इसलिए प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय जाता है, मैक्सिमम बुक्स में आप देखेंगे उसको रदरफोर्ड ही कहा जाता है। और तीसरा कण जो था न्यूट्रॉन, उसकी खोज किसने करी थी? चैडविक ने की थी। यहां एक और कमाल की बात यह है कि जो जे थॉमसन थे, उस जे थॉमसन के जो स्टूडेंट थे वो हमारे थे रदरफोर्ड, जिन्होंने किसकी खोज करी थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। उनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज करी थी। और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे चैडविक, जिन्होंने किसकी खोज करी थी? न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो इस प्रकार गुरु शिष्य की चेला वाली परंपरा ने क्या करा था? बिल्कुल धमाल मचा दिया था। पूरी के पूरे परमाणु के हम कह सकते हैं एक प्रकार से वाट लगा करके उसके अलग अलग कणों को क्या कर दिया? हम सबके सामने रख दिया था। अब एक समस्या आई, साइंटिस्टों ने यह कहा कि भाई ठीक है, तुमने ढूंढ तो लिया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, पर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आखिर परमाणु में रहते कैसे हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं? तो जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, किस प्रकार से रहते हैं, तो इसी बात को हम कहते हैं परमाणु मॉडल, यानी कि एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल का अर्थ है कि किसी परमाणु में उसके अवयवी कण किस रूप में रहते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहले हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कण की खोज किसने करी थी? सबसे बड़े गुरु कौन थे? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन से सबने पूछा साइंटिस्टों ने कि अरे भाई बताओ कि आपने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन भी है, आपके शिष्य ने दूसरे ने कह दिया कि भाई प्रोटॉन भी है, और उसके भी शिष्य ने कह दिया कि भाई न्यूट्रॉन भी है। अब ये तो बताओ ये रहते कहां हैं? तो जे थॉमसन ने थोड़ा सा सोचा और कहते हैं कि वो उस समय कहीं शायद बाजार में रहे होंगे, तो उनको सामने तरबूज दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा भाई इसी तरीके से होता है तरबूज को दिखा करेगा, ऐसे ही तो होता है परमाणु। तो उन्होंने कहा ये तरबूज कैसे हो गया परमाणु? तो उन्होंने कहा तरबूज परमाणु इस प्रकार से है कि जो परमाणु में 3 कण होते हैं। कौन कौन से? हमने कहा न्यूट्रॉन। ये किसकी बात कर रहे हैं? जे थॉमसन। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। तो हमने कहा 3 कण हैं, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, और तीसरा कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। तो जब जे थॉमसन ने हमने कहा इससे पूछा, तो उन्हें तरबूज दिखा करेगा कि बिल्कुल इसी प्रकार से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व्यवस्थित रहते हैं। और जब उनसे ज्यादा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो तरबूज के बाहर की ओर आप हल्का हल्का हरा हरा देख रहे हो रंग, तो सब लोगों ने कहा हाँ भाई दिख तो रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल न्यूट्रॉन परमाणु में ऐसे ही रहता है सबसे बाहर, जो कि निरावेशित कण है, उसमें तो कोई आवेश ही नहीं है। तो सबसे भारी कवच पे क्या है? न्यूट्रॉन। जब आप तरबूज को काटते हैं तो तरबूज के अंदर की ओर जो रेडिश पोर्शन पूरा का पूरा तरबूज में फैला रहता है, उसने कहा यह है भाई प्रोटॉन। तो बाहर वाला जो हरा वाला पोर्शन हो गया वो क्या कहा? न्यूट्रॉन। अंदर का जो पोर्शन कहा वो क्या हो गया? प्रोटॉन। तो लोगों ने कहा भाई फिर इलेक्ट्रॉन कहां है? तो उन्होंने कहा आपको बीज नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए काले काले बीज, ये तरबूज के भीतर जो धसे हुए हैं। और यही कहा उसने कि यह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल की व्याख्या करी। और उनका ये जो परमाणु मॉडल था, हम कह सकते हैं कि कुछ मायनों में काफी बातों को संतुष्ट भी करता था उस समय के हिसाब से। भाई वर्तमान में तो हम कहें तो हम कहेंगे कि भाई ये किसी भी काम का नहीं था, लेकिन उस समय के हिसाब से वो काफी चीजों को एक्सप्लेन भी करता था। क्योंकि परमाणु क्या होता था? उदासीन होता था।
तो उसने सबसे बाहर के स्ट्रक्चर को न्यूट्रॉन बता करके ये बता दिया ये उदासीन है, क्योंकि साथ ही उसने ये बताया कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु में एक समान रूप से भी कह सकते हैं व्यवस्थित रहता है, एक समान रूप से बिखरा हुआ रहता है, वो कहीं एक जगह पर केंद्रित नहीं होता। इस बात को बताने के लिए उसने क्या कहा कि जो प्रोटॉन है वो रेडिश पोर्शन है तरबूज का और वो एक समान रूप से बिखरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन उसने कह दिया कि प्रोटोनों के बीच में इस प्रकार से बीच बीच में धसे हुए हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा परमाणु क्या है, न्यूट्रलाइज है। तो इसके मॉडल को जे थॉमसन के इस मॉडल को नाम दिया जाता था तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते थे, प्लम पुडिंग मॉडल। तो इस प्रकार से जे थॉमसन ने क्या करा, अपने मॉडल को व्यक्त किया। लेकिन उनके जो शिष्य थे रदरफोर्ड, वो उनके मॉडल से संतुष्ट नहीं हुए। उनको लगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, हमारे गुरुजी ने कुछ अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या आप कह सकते हैं उन्होंने कुछ जल्दबाजी में बता दिया जे थॉमसन ने। तो रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट के साथ ही यानी कि प्रयोग करके तब क्या करा, परमाणु के स्ट्रक्चर का यानी कि परमाणु के मॉडल की व्याख्या करी। तो किस प्रकार से रदरफोर्ड ने उसको खोजा था, परमाणु के मॉडल की किस प्रकार से उसने स्टडी करी, अब हम इसको देखते हैं। और यह हमारा क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या आएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या खास बात थी, रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों की हेल्प से उन्होंने कहा कि चलिए अब क्या करते हैं हम कि परमाणु के स्ट्रक्चर की खोज करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक पदार्थ लिया जिसको हम कहते हैं सोना, और सोने की एक पतली महीन पन्नी बनाई, और उसने कहा इस महीन पन्नी पर सोने की जो सबसे बारीक सी उसने शीट बनाई, उस पर इस पर अल्फा कणों की बौछार करेंगे। अब बात आती है आखिर इसने अल्फा कण क्यों लिया, और साथ ही दूसरी बात कि आखिर सोने की पन्नी ही क्यों ली। तो प्यारे बच्चों, अल्फा कण आप देखेंगे कि मैक्सिमम जगहों पर अल्फा कण का पुराने समय पर यूज हुआ है। कारण यह था कि उस समय के साइंटिस्ट अल्फा कणों की प्रकृति को जानना चाह रहे थे कि अल्फा कण किन किन परिस्थितियों में किस किस प्रकार से व्यवहार करता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि अल्फा कणों से किस प्रकार बचाव हो सकता है। इस बात को जानने के लिए भी क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। काफी सारी बुक्स में ये डिटेलिंग भी आती है कि जो ये हमारे तीनों साइंटिस्ट थे, चाहे वो जे थॉमसन रहे हो, चाहे रदरफोर्ड रहे हो, चाहे चैडविक रहे हो, यह इंटेंशनली यानी कि हम कह सकते हैं उद्देश्य रूप से कोई अल्फा कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की खोज के लिए काम नहीं कर रहे थे। बस एक ये कह सकते हैं अल्फा कणों की वह प्रकृति का अध्ययन करते करते उनको क्या हो गई, इन कणों की खोज हो गई, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अल्फा कणों की संबंध में वो क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि एक सोने की हमने का पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अब बात आती है आखिर सोने ही कण की पन्नी क्यों ली, सोने की पन्नी ही क्यों ली गोल्ड की। उसके दो कारण थे। पहला तो सोने की पतली से पतली आप क्या कर सकते हो, शीट बना सकते हो, जबकि दूसरे मेटल्स की आप देखेंगे बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, वो स्थायी नहीं रहेगी। सोने और चांदी के आप देखते हो कि वर्क बनाए जाते हैं, यानी कि पतले पतले कागज जैसे बनाए जाते हैं, इतनी पतली शीटें बन जाती हैं सोने की। तो एक तो पहला कारण ये था कि सोने की पतली से पतली शीट हम बना सकते थे। दूसरा, सोने का जो नाभिक होता है वो क्या होता है, कुछ हम कह सकते हैं भारी नाभिक होता है। तो यदि अल्फा कण उससे टकराएगा तो ऐसा ना हो कि सोने के नाभिक से टकराए, उस परमाणु से टकराए और वह भी क्या कर दे, अल्फा कण के साथ आगे ही गति कर दे। तो इसलिए एक ऐसे भारी तत्व की आवश्यकता थी कि अल्फा कण यदि उससे टकराए तो जिस परमाणु के नाभिक से अल्फा कण टकराएगा वह इतना मजबूत होना चाहिए, इतना भारी होना चाहिए कि अल्फा कण की बौछार से, टक्कर से, उसकी इतनी अधिक ऊर्जा से वो अपने स्थान पर विचलित ना हो। क्योंकि यदि वो ही आगे चल जाएगा तो आप स्टडी किस चीज की करोगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या करा, सोने की पन्नी का उपयोग किया। तो किस प्रकार से इन्होंने डायग्राम बनाया, अब इसको देखते हैं। इन्होंने इस प्रकार से एक सोने की पन्नी बनाई, एक सोने की पन्नी ली और यहां से इन्होंने क्या करा, एक अल्फा कण का स्रोत लगा लिया। यहां से निकली कौन सी, अल्फा किरणें। और इधर की ओर इन्होंने क्या कर दिया, हम कह सकते हैं इधर एक गोल इस आकार की एक इन्होंने क्या कर दी, शीट लगा दी, जिसे हम कहते हैं पर्दा लगा दिया। और इस पर किस चीज का लेप करा हुआ था, स्फुरदीप्ति का। इस पर लेप किसका था, स्फुरदीप्त पर्दा।
यानी कि इस पर्दे पे स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप कर लगा दिया। स्फुरदीप्त पदार्थ कौन से होते हैं? जिन पर कोई करंट टकराती है तो वो क्या करते हैं? चमक उत्पन्न करते हैं। तो यहां हमारा क्या था? हमने कहा यह हमारे थे, यहां से निकल रहे थे क्या? अल्फा कण। ये क्या थी? ये थी हमारी सोने की पन्नी, सोने की पन्नी। तो अब प्रयोग शुरू करा किसने? रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने मिलकर के। यहां से जब अल्फा कणों की बौछार की गई सोने की पन्नी में, तो रदरफोर्ड तो ये समझ रहे थे कि हमारे गुरुजी ने, हमारे जे थॉमसन जी ने क्या कहा था कि जो परमाणु में पूरा का पूरा जो द्रव्यमान होता है एक समान रूप से व्यवस्थित रहता है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये अल्फा कण जाएंगे सोने की पन्नी के जो परमाणु होंगे उनके नाभिक से या परमाणु से टकराएंगे तो विचलित हो जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, और इस पन्नी पर कहीं पर ये जो हमारे पास स्फुरदीप्त पर्दा इस पे टकराएंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। क्या हुआ कि अधिकतर कण यहां से पार निकल गए भाई, बिना किसी विचलन के पार निकल गए। तो उनको थोड़ा सा निराशा भी हुई। फिर उन्होंने और प्रयोगों को दोहराया तो उन्होंने देखा कि कुछ कण जो थे इस प्रकार से विचलित भी हो गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ इस तरीके से चले गए, कुछ इस तरीके से चले गए। यानी कि इन बिंदुओं पर, अलग अलग पर्दे के विभिन्न बिंदुओं पर क्या हुई? स्फुरदीप्त उत्पन्न हुई। बिल्कुल इसके पीछे तो हुई, यहां पर चमक तो उत्पन्न हुई, लेकिन कुछ अन्य कणों पर भी चमक उत्पन्न हुई। और साथ ही उन्होंने देखा कि जब लगभग 20,000 कण क्या करे जाते हैं? अल्फा कण इस पन्नी पर टकराते हैं तो उनमें से कोई एक कण यहां से जाता है और घूम करके वापस आ जाता है। कितने में से? कोई 20,000 में से एक कण ऐसे जाता है और घूम करके वापस आ जाता है। तो आपने इनके डायग्राम्स यदि देखे हो तो इनके डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि यहां से हमने क्या करा? अल्फा कणों की बौछार करते हैं, ये हम क्या ले लेते हैं? नाभिक ले लेते हैं। यहां से हमारे कण जाते हैं तो इस प्रकार से कुछ तो सीधे निकल गए। आपने छोटी क्लासों में रदरफोर्ड का जो भी मॉडल पढ़ा होगा वो इस प्रकार से पढ़ा होगा। फिर ये इधर से कुछ कण इस प्रकार से मुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, कुछ कण ऐसे निकल जाते हैं, इस प्रकार से निकल जाते हैं। और कुछ कण जो होते हैं अल्फा कण, वो सीधे यहां से जाते तो ऐसे हैं, लेकिन यहीं से 90 डिग्री पे लौट करके वापस आ जाते हैं। जिस दिशा में गए थे वहीं से वापस आ गए। तो ये जो बिल्कुल 180 डिग्री से वापस आ गए, ये कौन से कण थे? हमने कहा 20,000 में से कोई एक कण था। इसको भी ऑब्जर्व करा, देखिए उन्होंने बहुत बारीकी से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा क्योंकि सारे के सारे कण क्या हो गए? पार निकल गए। तो पहला निष्कर्ष इस बात से निकाला कि परमाणु का अधिकतर जो स्थान होता है वो क्या होता है? रिक्त होता है। तो पहला निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष यानी कि जो रिजल्ट निकले कि परमाणु का अधिकतर स्थान रिक्त रहता है, यानी कि खाली रहता है अधिकतर स्थान। दूसरा उन्होंने निकाला कि परमाणु के केंद्र पर धनावेश स्थित होता है। परमाणु के केंद्र पर क्या होगा? धनावेशित स्थित होगा। परमाणु का केंद्र धनावेशित है। क्यों है? क्योंकि ये जो कण इस प्रकार से मुड़ गए ना, जो हमने यहां पर देखे, ये ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए, इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, और यहां पर भी हम देख रहे हैं मुड़े। क्योंकि ये इसलिए मुड़े क्योंकि ये क्या थे? अल्फा कण। और अल्फा कण पे कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। तो ये प्रतिकर्षित होंगे तो धनावेश से ही प्रतिकर्षित होंगे, इसलिए ये मुड़ गए। इनके मुड़ने का कारण था कि परमाणु का नाभिक क्या था? धनावेशित था, स्ट्रॉन्ग रूप से धनावेशित था, जिसके कारण क्या हो गए? ये प्रतिकर्षित हो गए। तो इसने कहा परमाणु के केंद्र पर क्या है? धनावेश स्थित है। और कुछ कण जो सीधे गए थे 180 डिग्री पे वापस लौट करके आ गए। इस बात से इसको यह भी बात समझ में आई कि परमाणु का जो नाभिक है उस पर उसका समस्त द्रव्यमान निर्भर है, यानी कि सारा का सारा जो पूरा द्रव्यमान है ना परमाणु का, वो उसके केंद्र पर ही स्थित है। तो क्या लिखा इसने? तीसरा, परमाणु के केंद्र पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थित होता है।
ये इसने निष्कर्ष निकाले। तो यहां से अपनी क्या विचारधारा प्रस्तुत करी इन नियमों से? इन नियमों से पहली विचारधारा तो ये प्रस्तुत करी कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहां होते हैं? केंद्र पर स्थित होते हैं प्रोटॉन, और साथ ही प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र पर स्थित होते हैं, केंद्र पर स्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इनके गुरुजी ने बताया था कि जे थॉमसन जी ने कि भाई पूरे का पूरे परमाणु पर पूरा द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है, एक समान रूप से फैला हुआ रहता है। इन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, उस बात को खंडित हो गई यहां पर बात। दूसरी इन्होंने ये बात कही कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र पर स्थित हैं, इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु के केंद्र पर उसका समस्त द्रव्यमान निर्भर करता है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, क्योंकि इन्होंने केंद्र को क्या नाम दे दिया? नाभिक, ऐसा भी लिख लेते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक नाम दिया। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, नाभिक नाम दिया। तीसरा, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो बता दिया उन्होंने कहां पे स्थित है, भाई केंद्र पे स्थित है परमाणु के। तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में, या आप कह सकते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, गति करता है। और ये बिल्कुल कैसे इन्होंने इस बात पे निष्कर्ष निकाला? बिल्कुल आप देखिए हमारे सौर मंडल के में यदि आप ध्यान दें, आप यदि देखेंगे तो जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब साइंटिस्टों ने कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों में हमारे जो सौर मंडल है उस मॉडल को कहीं ना कहीं अपनाया है। यहां पर देखिए जब ये कहते हैं रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, दीर्घ वृत्ताकार या वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, तो ये बिल्कुल उसने वही विचारधारा रखी जैसे सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक उसने कहा ऐसी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दूसरी बात, डाल्टन ने अपने सिद्धांत में काफी एक इंपॉर्टेंट बात यह कही थी कि जो भी परमाणु होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। उनकी जो आकृति होती है वो गोले के बराबर होती है, गोले के समान होती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि डाल्टन ने भी क्या करा था, हमारे सौर मंडल का जब उसने अध्ययन करा तो उसने देखा जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो सारी गोलाकार रूप में हैं। चाहे आप सूरज को देखिए, चाहे चंदा को देखिए, चाहे हम कह सकते हैं ग्रहों की बात करें, चाहे उपग्रहों की बात करें, चाहे आकाश से गिरती हुई एक जल की बूंद की बात करें, यह सब का जो आकार है वो बूंद का आकार जो है वह क्या है, गोलाकार है। अब गोलाकार क्यों होता है इसमें आप जानते हैं ये फिजिक्स इसका उत्तर देता है। और फिजिक्स कहता है कि किसी भी वस्तु को यदि वह अपनी आकृति लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, यानी कि वस्तु जो चाहे वैसी आकृति ले पाए, तो वो हमेशा गोलाकार आकृति ही ग्रहण करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहां पर द्रवों का एक हम कह सकते हैं गुण होते हैं जिसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन द्रवों का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने का प्रयत्न करते हैं। और न्यूनतम करने का प्रयत्न, अब यदि आप एक गोले का हम कह सके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, आप उसी मटेरियल का एक त्रिभुज बना दें, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए शंकु तरीके का, उसी तरीके का कोई दूसरा बना दीजिए, कोई घन बना दीजिए, उन सबके जब पृष्ठ का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो मात्राएं तो सबके समान है जिनसे मिलकर के तीनों पिंड बने, लेकिन आप देखेंगे पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे कम गोले का होगा। तो पृष्ठ तनाव के गुण के कारण क्या करते हैं, जो द्रव होते हैं या पिंड होते हैं वो गोलाकार अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए आकाश में यदि आप जल की बूंदों को लेकर के थोड़ा पानी लीजिए, ऊपर उछाल दीजिए, आप देखेंगे जब वो नीचे की ओर गिरेगा तो उनकी बूंद का जो आकार होगा वो गोलाकार ही होगा। और गोलाकार का एक और फायदा है कि जब कोई वस्तु गोलाकार होती है तो उसका बाहरी पृष्ठ कम होने के कारण उस पर लगने वाले घर्षण बल भी कम हो जाता है। देखिए, क्योंकि पृष्ठ जो कॉन्टैक्ट सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, घर्षण बल भी लगेगा। आपने देखा होगा सबसे बड़ी खोज हम पहियों को इसीलिए तो मानते हैं क्योंकि पहिया होता तो इतना बड़ा है, लेकिन जब वो जमीन के संपर्क में आता है तो छोटा सा हिस्सा उसका जमीन के संपर्क में आता है, जिसके कारण घर्षण बल कम होता है। इसलिए पहिए से हम
के ऊपर रख के वस्तु को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं तो काफी कम ऊर्जा लगती है। और यदि उसी को यदि आप किसी फ्लैट सरफेस, कोई हम चाकोर वो लेकर के, वस्तु लेकर के उसके ऊपर रख करके खींचेंगे तो ज्यादा ऊर्जा लगती है, क्योंकि घर्षण बल वहां बढ़ जाता है। तो यह बात हमारी यहां पर आई कि जो हमारे पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो परमाणु भी क्या है, गोलाकार है। इसी गोलाकार को मान करके इन्होंने क्या करी, अपने सारे के सारे जो इनकी पोस्टुलेट्स थी, जो इनकी परमाणु मॉडल के संबंध में अपनी विचारधाराएं थी, वो इन्होंने क्या करी, प्रस्तुत करी। तो यह हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा कहलाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने जे थॉमसन तथा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा की। अब हम कहते हैं यदि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो परमाणु का मॉडल आया है, यदि उसको हम विजुअलाइज करें, उसको देखें किस प्रकार से है, तो हम उसको ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए यहां पर क्या हो गया, ये हमारा एक नाभिक हो गया। इस नाभिक में कौन कौन से न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, तो एन न्यूट्रॉन, पी क्या हो गया, प्रोटॉन। ये दोनों के दोनों यहां पर स्थित है, जिसके कारण नाभिक क्या है हमारा, धनावेशित। और इसके चारों तरफ इस प्रकार की हम कह सकते हैं वृत्ताकार हमारे सर्कल होते हैं, वृत्ताकार, इन्हें नाम देते हैं कक्षाएं। हमने कहा था इसको क्या नाम देते हैं, कक्षाएं। और इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। साथ ही रदरफोर्ड ने ये कहा था, क्योंकि देखिए नाभिक पे आवेश क्या है, धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे कैसे आवेश है, ऋणावेश, ये भी इसमें भी क्या है, ऋणावेश। तो इन दोनों के बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से रिजल्ट रूप में हम कह सकते हैं जो परमाणु का मॉडल रदरफोर्ड ने पेश किया वो इस प्रकार से था। समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर स्थित है, जहां उसके न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन्स दोनों स्थित हैं, और इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान हम कहते हैं न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है। क्यों होता है नगण्य, ये भी समझ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हमारा होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 kg, जबकि प्रोटॉन का जो हमारा द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो तो 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg। इसी प्रकार न्यूट्रॉन का भी जो द्रव्यमान होता है वो भी 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg होता है। अब आपको लग रहा होगा ये पीछे तो -27 -31 ही तो है, कौन सा कोई बड़ी बात है। लेकिन यदि आंकिक रूप में समझें इस बात को, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1000 गुना कम है। तो मैं कहूं कि मेरे पास 1000 हैं और तब कोई कह दे कि 1000 में मैं 1 रुपए और दे देता हूं, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए द्रव्यमान के हिसाब से हम क्या कह देते हैं कि यह जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में एकदम नगण्य है। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है और कहीं केंद्रित नहीं है। बाहर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनका तो द्रव्यमान इतना कम है कि उन्हें कुल द्रव्यमान यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान की तुलना में एकदम नगण्य मान लेते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और अगला हमारा एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वह हमारा आता है परमाणु संख्या, जिसे हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे, परमाणु क्रमांक, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर का अर्थ होता है कि किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। यह संख्या इलेक्ट्रॉन की
संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई कि परमाणु के नाभिक में, यानी कि इस नाभिक में ये जो प्रोटोनों की जो संख्या है, इस प्रोटोनों की जितने प्रोटोन होंगे वही क्या होगी, उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। तो जितने प्रोटोन हैं वही उसका है परमाणु क्रमांक है। अब परमाणु क्रमांक की क्या खास बात होती है, परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हम तत्वों को अलग अलग करते हैं। तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों से ही हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। यदि क्रमांक अलग हो गया तो आप समझ लेंगे कि ये दूसरा तत्व है, और इस तत्व के जो गुण धर्म होंगे वो दूसरे परमाणु क्रमांक वाले तत्व से क्या होंगे, बिल्कुल भिन्न होंगे। तो इतनी बात आपको समझनी है। साथ ही हमने क्या कहा, जो परमाणु क्रमांक है यह संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। उदासीन मतलब न तो वो धनावेशित होता है, न वो ऋणावेशित होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है, कितना ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर कितना धनावेश होता है, वो होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों पर आवेश का मान समान है, बस अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है, प्रोटॉन पे धनावेश है। अब यदि परमाणु उदासीन है तो उसका अर्थ है कि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, प्रोटॉन होने चाहिए। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होंगे। इसलिए हम कहते हैं जो परमाणु क्रमांक है वह प्रोटोनों की संख्या के बराबर है, और वही संख्या किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा यहां पर लेते हैं जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसे कहते हैं मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर का क्या अर्थ हुआ कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या होती है। देखिए शब्द यहां इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन का अर्थ होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण। अब वो कण कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है। यदि उसे एक ही नाम से पुकारे तो उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की संख्या को ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो हमने कहा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की न्यूक्लियॉन यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो मुझे लगता है अब ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियॉन्स मतलब परमाणु के भीतर नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, उन दोनों की संख्या का योग कर दिया जाए, वही क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, देखिए प्रदर्शित करने का एक हम कह सकते हैं एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड क्या है, मैंने कहा मेरे पास कोई एक तत्व ले लिया, मान लेते हैं एक्स है, तो ये एक्स किसको प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा तत्व के परमाणु का संकेत। कि कोई भी जो तत्व है, मान लो मैं तांबा ले रहा हूं तो तांबा क्या होगा, Cu होगा ना, कॉपर होगा। मैं कहता हूं मैं एल्युमिनियम ले रहा हूं तो एल्युमिनियम का संकेतांक क्या होता है, Al होता है ना, तो ये वही संकेतांक है X। अब इसके नीचे यहां पर हम यदि लिख दें A, तो यह हमारा कहलाता है, ये जो A है यह हमारा कहलाता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कहलाएगा A। और ऊपर की ओर इस अक्षर के ऊपर हेड की तरफ, यानी कि यहां पर मैं लिख दूं B, तो यह जो हमारा कहलाता है यह हमारा होता है परमाणु द्रव्यमान, या आप लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या भी कह लीजिए या परमाणु द्रव्यमान, दोनों ही कहते हैं इसे। तो क्या कहा इसे, मैंने कहा यह है द्रव्यमान संख्या। तो मुझे लग रहा है आपको संकेत समझ में आ गए होंगे। बहुत सी जगहों पर ऐसा और बहुत सी जगहों पर ऐसा भी लिखा जाता है, एक्स
ए यहां लिख दिया और बी यहां लिख दिया। तो बस आपको चिंता नहीं करनी है, जो नीचे जो भी कुछ लिखा होगा वह क्या होगा, परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा होगा वो क्या होगी, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। बस इतना आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। तो कोई भी जो तत्व होता है उसको हम डिफरेंशिएट किससे करते हैं, अलग अलग तत्वों को यदि पहचान करनी है तो आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए उसका, क्योंकि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक सामान्यतः समान नहीं होते। एक ही तत्व के तो हो सकते हैं कि परमाणु क्रमांक एक ही हो और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो। अब उन्हीं पे चलिए पूरी डिटेल से हम चर्चा करते हैं। तो पहला हम शब्द लेते हैं जिसे हम कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स समस्थानिक। समस्थानिक क्या हुए कि वे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसे सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो क्या कहा हमने कि वे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, आपने पिछली क्लासों में पढ़े हैं। हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3। इस 1H1 को क्या कहते हैं, प्रोटियम। 1H2 को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। 1H3 को क्या कहते हैं, टाइट्रियम। तो ये हमारे तीन हैं। तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, लेकिन इनके द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग है। इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है। तो ये कहलाते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। ऐसी हम बात करें तो हीलियम के भी होते हैं। देखिए, एक होता है 2He3 और दूसरा होता है 2He4। ये हीलियम के समस्थानिक है। यदि और समस्थानिकों की बात करें तो हम ऑक्सीजन के कह सकते हैं 8O16, 8O17, 8O18। ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक है। इसके अलावा बात करें तो क्लोरीन की यदि बात करें तो क्लोरीन के भी दो समस्थानिक है, 17Cl35 और 17Cl37। समस्थानिक का अर्थ समझ गए होंगे। परमाणु क्रमांक को हमने कहा कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और समस्थानिक की परिभाषा जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। तो इनके देखिए हाइड्रोजन के 1 1 1 परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ये हीलियम का परमाणु क्रमांक दोनों में 2 है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो ये हीलियम के समस्थानिक है। ऑक्सीजन में 8 8 8 परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक। इसी प्रकार क्लोरीन के 17 17 और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है, तो ये क्या है, क्लोरीन के समस्थानिक। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समस्थानिकों को समझ सकते हैं। तो आप इसे एक बार जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद समभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक्स इन पे भी चर्चा करेंगे। तो अभी हमने समस्थानिकों को समझा, अब हम समझते हैं समभारिक। तो हमारा अगला टॉपिक है समभारिक, और जिसे हम कहते हैं आइसोबार्स। समभारिक या आइसोबार्स क्या होते हैं कि वे सभी तत्व जिनके परमाणु में परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार समान हो, या द्रव्यमान परमाणु क्रमांक तो क्या हो, हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को ही परमाणु भार भी हम कह देते हैं। तो यदि यह बात है तो उसको हम क्या कहेंगे, वह क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। हम लिखते हैं कि वे सभी परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, जबकि
परमाणु क्रमांक, जबकि उनके लिख लेते हैं, जबकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो या भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, समस्थानिकों का बिल्कुल उल्टा। अब कौन कौन से ऐसे तत्व हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे आप देखिए, एक होता है हमारा 6C12। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 6C12, कार्बन के समस्थानिक होते हैं 6C12, 6C13 और एक होता है 6C14। ये 3 होते हैं। तो यदि इसमें लास्ट वाला ले लें 6C14, तो क्या है 6C14, और दूसरा हम एक नाइट्रोजन ले लें 7N14। तो इनमें देखिए परमाणु क्रमांक तो दोनों के क्या हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, नाइट्रोजन का है 7, जबकि कार्बन का भी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14, और नाइट्रोजन की भी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14। तो यह हमारे दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे समभारिक। तो ये क्या हो गए? समभारिक हो गए। तो एक तो ये एग्जांपल आ गया। और एग्जांपल की बात करें, हम कहें दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले लें हाइड्रोजन का ले लें, जैसे होता है 1H3, ये दूसरा एग्जांपल है 1H3, और दूसरा होता है 2He3। हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन से? 1H1, 1H2 और 1H3। और इसी प्रकार हीलियम के भी 2 समस्थानिक होते हैं, 2He4, 2He3 और एक होता है 2He4। तो यदि इन दोनों को आपस में ले लें, जो मैंने यहां पर लिए हैं, तो इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गए, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? समान हो गई है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि यह जो हमारे हैं तत्व, ये क्या है? यह हमारे कहलाते हैं समभारिक। तो समभारिक की परिभाषा अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, जबकि द्रव्यमान संख्या समान हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? समभारिक या आइसोबार्स कहलाएंगे। इतना आ गया। अब हम अगला देखते हैं, जिसे हम कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स या समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक कौन से हुए? समन्यूट्रॉनिक का अर्थ है कि वे सभी परमाणु या उन सभी तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न हो, उनकी द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनके नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो, उन सभी को हम क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो परिभाषा लिख लेते हैं कि वे सभी परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वह समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। कौन कौन से हो गए? जैसे हम कहें, इसमें एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने कहा 8O और 16, एक हमने ऑक्सीजन का ले लिया। दूसरा हम क्या ले रहे हैं? कार्बन का ले रहे हैं, जैसे 6C14। अब देखिए, आखिर न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे ये भी समझ लीजिए। न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है, इसका सूत्र होता है, हम कह सकते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, किसी परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं, आपको उसकी द्रव्यमान संख्या पता हो, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती थी? हम कहते थे न्यूक्लियॉन्स की संख्या। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की कुल संख्या।
तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग होगा वही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन्स की संख्या कहलाती है। उसमें से यदि आप परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो सीधी बात है हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो यहां पर भी ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले कार्बन के लिए निकालें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखिए 14 द्रव्यमान संख्या है 14, परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो 14 में से 6 चले गया तो ये हमारा कितना आ गया 8, न्यूट्रॉन की संख्या 8 होगी। ऐसी ऑक्सीजन की बात कर लें जो हमने एग्जांपल दिया है, इसमें देखिए कितने न्यूट्रॉन हैं, तो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 और परमाणु क्रमांक कितना हो गया 8, तो 16 में से 8 गया कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि दोनों में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो समान है, इसलिए इस प्रकार के जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं उनको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, ऐसे परमाणुओं को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने तीनों चीजें समझ ली, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। आपको एक बात और समझनी है, यहां पर यदि परमाणु क्रमांक समान होगा तो उस तत्व का एक से अधिक, हमने अभी समस्थानिकों की बात करी 1H1, 1H2, 1H3, आप देखते थे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भले भिन्न होता है लेकिन तीनों के संकेतांक तो समान थे, हमने यहां पर बात करी थी। देखिए कार्बन की बात करी, इनके परमाणु क्रमांक समान है 666, परमाणु भार भिन्न है लेकिन इनके लिए एक ही संकेतांक आता है CCC, आवर्त सारणी में एक ही ब्लॉक है इनके लिए, एक ही ब्लॉक नहीं एक ही स्थान है, एक ही खाना नियुक्त है कि कार्बन के लिए, वहां 6C12 के लिए 6C13, 6C14 के लिए अलग अलग नहीं है। तो यदि समस्थानिक होंगे तो उनके लिए एक ही संकेतांक आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी भौतिक तथा रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, मेन बात इनकी ये वाली है। लेकिन समभारिक की बात कर दी जाए कि परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है समान, तो इनके भौतिक गुण रासायनिक गुण समान नहीं होते, इनके भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो संकेतांक भी हम देख रहे हैं अलग अलग आते हैं। और तीसरा हमने क्या कहा, सम न्यूट्रॉनिक, तो न्यूट्रॉन की तो बिल्कुल ही बात अलग है, इसमें तो हम कहते हैं कि उनकी भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम इन तीनों को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने समझा परमाणु मॉडल को समझा, साथ ही हमने समझा परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, और सबसे लास्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझी, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो यदि आपको यह सब चीजें समझ में आ गई तो आगे की चीजें काफी आसान होने वाली है। इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, इनकी अच्छे से नोट्स बनाइए, उनको डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए आपकी केमिस्ट्री कितनी मजेदार होती है और फिर आपको खुद ही लगेगा कि सर केमिस्ट्री तो काफी आसान है। तो फिलहाल तैयारी कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।